नमस्कार। आज से हम लोग भारत के भूगोल का विस्तृत अध्ययन मैप से करने वाले हैं। भूगोल एक बहुत ही रोचक विषय बन जाता है जब हम इसका अध्ययन मैप से करते हैं। यदि आप भूगोल मैप से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ना ही आपको समझ में आता है और ना ही ये उतना रुचिकर रह जाता है जितना होना चाहिए। इसलिए हम लोग भूगोल का क्रमबद्ध और अध्यायवार अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन मैप से करने वाले हैं। भूगोल की ये क्लासेस जब आप हमारे साथ मिलकर पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए भूगोल इतना आसान हो जाएगा कि आपकी परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल छूटेगा नहीं आपसे। इसके बाद यानी कि भारत के भूगोल के बाद हम लोग विश्व का भूगोल और भूगोल की अन्य शाखाएं जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन सभी का अध्ययन इसी तरीके से मैप के साथ करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, दृढ़ता से और धैर्यपूर्वक अगले कुछ महीनों तक के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए भूगोल इतना आसान विषय बन जाएगा कि परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, आप उसे कर पाएंगे। भारत के भूगोल का अध्ययन हम लोग करें और भारत के भूगोल को हम आगे समझें, इससे पहले सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि हम ये जान लें कि भारत की जो स्थिति है, जो ये भारत आज का भारत है जिसे आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये मुख्यतः कैसे बना था, इसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। भारत का पर्वतीय हिस्सा, मैदानी भाग, पठारी भाग, इसके तटीय क्षेत्र किस तरीके से निर्मित हुए, जब हम इसे समझ जाते हैं तो आगे का जो भूगोल है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आज की इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम ये जानें कि भारत के अलग अलग हिस्सों का निर्माण किस समय कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ में अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब भूखंडों का निर्माण हुआ तो प्रारंभ में सभी महाद्वीप, पृथ्वी पर जो भी महाद्वीप वर्तमान में मौजूद हैं, वो सभी महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक ही स्थान पर एकत्रित थे, एक ही स्थान पर एकत्रित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और जो भी महासागर वर्तमान में मौजूद हैं, सभी जल राशि एक ही स्थान पर एकत्रित थी, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। पैंथालासा कहा जाता था। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर एक महाद्वीप और एक महासागर था, महाद्वीप पेंजिया तथा पैंथालासा। कालांतर में जब कार्बोनिक फेरस युग आया, कार्बोनिक फेरस युग में पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया दो वर्गों में टूट गया और टूटे हुए भाग का प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर हुआ। उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। और इस तरीके से जो दो भाग इसमें बना, तो पेंजिया का उत्तरी हिस्सा जो उत्तर में विखंडित हुआ, प्रवाहित हुआ, इसे अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। और जो इसका दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। अर्थात पेंजिया के विखंडन के बाद, कार्बनिक फेरस युग में जब पेंजिया का विखंडन हो गया, उसके बाद से उसके टूटे हुए भाग अर्थात जो विखंडित भाग था वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जिसे गोंडवाना लैंड जिसे अंगारा लैंड कहा गया, तथा उसका जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी पे दो महाद्वीप, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तथा दो महासागर निर्मित हुए। दो महासागर में कौन कौन? जब कोई भूखंड टूटता है
तो जब इसमें से टूटा तो जो इसके आसपास में जो जल था वो इसके बीच में प्रवेश कर गया, जिससे एक महासागर का निर्माण हुआ जिसे टेथिस सागर कहा गया है, जिसे टेथिस सागर कहा गया। और इस तरीके से दो महाद्वीप गोंडवानालैंड, अंगारालैंड और दो महासागर टेथिस सागर और पैंथालासा इस तरीके से निर्मित हुए। आगे चल करके जुरेसिक युग में, अर्थात जब पृथ्वी पर डायनासोर होते हैं उसको जुरेसिक युग कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी पे डायनासोर मौजूद थे। तो जुरेसिक युग में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड इन दोनों भूखंडों का भी विखंडन हुआ और इस तरीके से हमारे कुछ महाद्वीप जो वर्तमान में मौजूद हैं इनका निर्माण हुआ। गोंडवाना ऊपर अंगारालैंड से विखंडित हुए जो इसके भाग थे उसमें उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और एशिया, यूरोप मतलब उत्तरी अमेरिका एशिया यूरोप और यूरेशिया रूस का वो हिस्सा जो एशिया में है उसे यूरेशिया कहा जाता है। रूस का वो हिस्सा जो एशिया के अंतर्गत आता है। रूस का विस्तार दोनों में हुआ है, रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो वो हिस्सा जो एशिया के अंतर्गत आता है उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया का निर्माण हुआ। और जो अंगारालैंड था, अंगारालैंड से इधर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अर्थात जो गोंडवानालैंड की चट्टान थी इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। पेंजिया जो प्रारंभ में सब एक ही स्थान पर था, इसका निर्माण अर्थात पेंजिया का भी निर्माण जो हुआ है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः ये आग्नेय चट्टानें हैं, अर्थात प्रारंभिक चट्टानें हैं। इसी से पहले दो वर्गों में डिवाइड हुआ, कौन कौन से? गोंडवाना और अंगारालैंड में। जुरेसिक युग में आकर के इन दोनों में भी विखंडन हुआ और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया का निर्माण हुआ तथा गोंडवानालैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। जिस समय हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल में जब भौतिक भूगोल हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक अध्याय है जिसमें महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया जाता है। महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में इस चीज को हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, वहां पे और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो मुख्यतः यह है कि हम लोग ये समझें कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। अभी तक हम लोग भारत की बात इसमें नहीं किए हैं। कालांतर में यानी कि थोड़ा और आगे जब समय बढ़ा तो उसी के साथ अफ्रीका का भी एक हिस्सा टूटा और अफ्रीका का भी विखंडन हो गया। जब अफ्रीका का हिस्सा विखंडित हुआ तो उस विखंडित भाग का भी प्रवाह जो हुआ वो उत्तर पूर्व की ओर ही हुआ। महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे कि किसी भी महाद्वीप का विखंडन जब होता है तो उसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर ही क्यों होता है। यहाँ पर हम लोगों का विषय नहीं है। फिलहाल अफ्रीका से जो हिस्सा टूट करके प्रवाहित हुआ यानी कि अलग हुआ, उसका प्रवाह भी उत्तर पूर्व की ओर हुआ और वो हिस्सा इस मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला है। अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है, आज का प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात हमारे दोनों तटों के बीच में। और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंध्य क्रम की श्रृंखला है, विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत तक
यहाँ पर ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यानी कि विंध्य पर्वत है, विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी है। तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, पूरब में ये पूर्वी मैदान तक और पश्चिम में सह्याद्री, और उत्तर पश्चिम में यहां पर स्थित है अरावली, यहां पर स्थित है अरावली। अरावली, विंध्य श्रेणी, छोटा नागपुर, ये पूरा हिस्सा अर्थात विंध्य श्रेणी के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये सारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और ये वही हिस्सा है जो अफ्रीका से टूट करके आया था। आप इसमें अपने रेड कलर में देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा हिस्सा इतना ही शुरुआत में टूट करके प्रवाहित हुआ था उत्तर पूर्व की ओर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हिस्सा टूट करके अलग हुआ वो हिस्सा था कुछ इस तरीके से, और ये था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड की चट्टान। ये गोंडवाना लैंड की चट्टान थी जो कि अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। अर्थात जो आज का भारत है इसमें ये वाला हिस्सा किसका हिस्सा है? अफ्रीका से टूट करके आए हुए चट्टानों का है। ये गोंडवाना लैंड की मुख्यतः चट्टान है जो कि प्रारंभिक चट्टान है, जिसका निर्माण आग्नेय चट्टान यानी कि जलमुखी प्रक्रिया से हुआ था। पहले पेंजिया, पेंजिया से गोंडवाना, और गोंडवाना से ही टूट करके ये आगे हुआ, अफ्रीका का हिस्सा से टूट करके आगे हुआ आता है, उत्तर पूर्व की ओर ये प्रवाहित होता है, और इस तरीके से ये आज भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो ही रहा है। जब ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, मुख्यतः यूरेशिया जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, यूरेशिया। गोंडवाना लैंड की ये वाली चट्टान यूरेशियन प्लेट से टकराई। बीच में क्या था? टेथिस सागर था, बीच में टेथिस सागर था। दोनों लैंडों से यानी कि दोनों भूखंडों से, अंगारा लैंड अर्थात यूरेशिया से और गोंडवाना लैंड जो कि प्रायद्वीपीय भारत है, यहां से, दोनों से नदियां इसमें प्रवाहित होती थीं और दोनों टेथिस सागर में गिरती थीं। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराईं, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराईं तो टेथिस सागर के अंदर जो मलबा जमा था, नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, काप निक्षेप कहा जाता है उसे। तो टेथिस सागर में जो अवसाद अर्थात अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां इसमें अवसाद गिराती थीं, उसे मलबा यानी कि काप निक्षेप कहा जाता है, वो ऊपर की तरफ उठ गया। आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई लिक्विडी चीज है अर्थात ठोस है, तरल है या फिर थोड़ा सा गीला है, तो अगर कोई ठोस, दो ठोस चीजों के बीच में अगर उसे आ जाए तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। इसी तरीके से टेथिस सागर में जो अवसाद जमा था अर्थात मलबा जमा था, दोनों चट्टानों के आपस में टकराने की वजह से टेथिस सागर का जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया। और इसी तरीके से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के चट्टानों के आपस में टकराने की वजह से निर्मित हुआ, अर्थात उसमें बलय पड़ा। यही कारण है कि हिमालय को क्या कहा जाता है? फोल्डेड माउंटेन अर्थात बलित पर्वत। और इस तरीके से विश्व का ये सबसे नवीनतम बलित पर्वत बन जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? दोनों चट्टानों के आपस में टकराने से जो बलय पड़ा है। अर्थात मान लीजिए एक चट्टान ये है और दूसरी ये है, और दोनों अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? ये बलय हो जाएगा, यानी कि ये फोल्ड हो जाएगा, और इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। अगर इस चीज को हम लोग एक अलग तरीके से देखें तो यहां देख सकते हैं, ये मुख्यतः चट्टान है गोंडवाना की, टेथिस सागर, और ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। यहां से भी नदियां इसमें गिर रही हैं, गोंडवाना से भी नदियां इसमें गिर रही हैं, और गोंडवाना की जो चट्टान है इसका प्रवाह इस तरफ हो रहा है और अंगारा लैंड का प्रवाह इस तरफ हो रहा है। इसमें जो अवसाद जमा है
33 सागर में जो अवसाद जमा है ये क्या है? 33 सागर। 33 सागर, 33 सागर में जो अवसाद जमा है दोनों तरफ की चट्टानों के दबाव की वजह से ये ऊपर उठ जाएगा, यही हुआ। और सर्वप्रथम यानी कि जो ये वलय पड़ा है, इस वलय में सबसे पहला वलय जो पड़ा था ये अंगारा लैंड की साइड से पड़ा था। फिर बीच में इसके कुछ समतल मैदान बनता है और दूसरा वलय जो पड़ा था ये गोंडवाना लैंड की साइड में पड़ता है। और इस तरीके से जो अंगारा लैंड की साइड में वलय पड़ा था इसे क्या कहा गया है? कुनलून कहा गया है। इसे कुनलून कहा गया है, हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, अर्थात ये पहले इसका निर्माण होता है। आप देख पा रहे होंगे ये हिमालय है और ये कुनलून है। ये बीच में यहां पर क्या है? तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार समतल मैदान है। पठार किसे कहते हैं? पठार भूतल से अर्थात सतह से उठे हुए समतल भाग को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। सतह से उठे हुए समतल मैदान को पठार कहा जाता है, यानी कि मेज के आकार का वो लगभग होता है। तो इस तरीके से तिब्बत का पठार एक समतल ऊपर उठा हुआ पठार है ये। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पहले कुनलून, फिर ये बीच में तिब्बत का पठार, यह है तिब्बत का पठार, और दूसरा हिस्सा अर्थात गोंडवाना लैंड की साइड से जो फोल्ड हुआ था ये वाला, इसको हमने क्या कहा है? ये है आपका हिमालय। इससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय में कुल 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय अर्थात ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय। बीच में जो श्रेणी है इसे क्या बोला जाता है? इसे कहते हैं लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। बीच वाले हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय। और सबसे नीचे जो हिमालय है इसे शिवालिक कहा जाता है। इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इन 3 श्रेणियों का अर्थात बृहद हिमालय का, लघु हिमालय का और शिवालिक का निर्माण गोंडवाना लैंड की तरफ जो फोल्ड हुआ था उससे हुआ था। जो ट्रांस हिमालय है, भारत में जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण कुनलून की साइड से हुआ था। यानी कि भारत में जो ट्रांस हिमालय है ये कुनलून का ही दक्षिणी विस्तार है। आप देख पा रहे होंगे कुनलून का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है वही क्या है? भारत में ट्रांस हिमालय है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में ट्रांस हिमालय कुनलून का ही दक्षिणी विस्तार है। बीच में समतल मैदान जिसे क्या कहा गया है? तिब्बत का पठार कहा गया है। हिमालय का विस्तार अन्य देशों में भी हुआ है। हिमालय का विस्तार अन्य देशों में भी हुआ है। हिमालय में इसको हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे। तो हिमालय अपने दोनों छोरों पर, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है नामचा बरवा, तो नामचा बरवा से, और इधर कश्मीर में नंगा पर्वत, यहां पर है नंगा पर्वत, कश्मीर में नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। ये इसके 2 छोर हैं भारत में। अपने दोनों छोरों से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ता है, जिससे भारत में अलग अलग चोटियों का निर्माण होता है। हिमालय की अलग अलग चोटियों का निर्माण होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पटगोई गुम, नागालैंड, उसके नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी, उसके नीचे मणिपुर में लैमाटोल, इसका नाम मणिपुर में है लैमाटोल, और उसके नीचे मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार म्यांमार में भी हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है इसका म्यांमार में है, और म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा हिमालय का एक विस्तार है, अर्थात हिमालय का पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार। समझ पाइए, देखिएगा ठीक से कि पूर्वी हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है इसे म्यांमार में क्या कहा जा रहा है? अराकान योमा कहा जा रहा है। भारत में इसे
भारत में इसकी कई सारी चोटियां हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश में पटगोईगुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या लैमाटोल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तथा मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो ये दक्षिणी विस्तार है, यहाँ पर आकर के अर्थात मिजोरम के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अंदर चला जाता है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, और इसी से अंडमान निकोबार का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है आपका कि अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ। ये हिमालय का, पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आने के बाद ये नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे अंडमान निकोबार का निर्माण होता है। तो इस तरीके से निर्मित होता है अंडमान और निकोबार का। इसके बाद यहाँ नंगा पर्वत, कश्मीर में नंगा पर्वत से भी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिससे हिमालय की दो श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। दो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे सुलेमान और अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। ये हिमालय का भी दक्षिणी विस्तार है। पश्चिमी हिमालय का दक्षिणी विस्तार, पश्चिमी हिमालय का ये दक्षिणी विस्तार है। चीन में जिस हिमालय का विस्तार हुआ है, मैंने पहले बताया ही था कि ये जो फोल्ड हुआ था, इसमें कुनलून पहले विकसित हुआ था, तो चीन में इसे कुनलून के नाम से जाना जाता है। और कुनलून का ही जो दक्षिणी विस्तार है वो भारत तक आता है, और भारत में इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इसे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसको, जो भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हमने लिख दिया है, लेकिन फिर भी जो बोर्ड पर अगर नहीं कुछ मिल रहा है लिखा हुआ, तो उसे आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लिया करें। भूगोल पढ़ने के लिए एक ब्लैंक मैप आपके पास होना चाहिए, जिसमें आवश्यकता अनुसार आप इसे भरते जाएं। आप जब भूगोल समाप्त होगा तो आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार होगा, जिसे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को दो चीजें समझ में आई होंगी। पहला कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है। ये गोंडवाना से, अफ्रीका से, गोंडवाना की जो चट्टानें वो टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो कि आगे जा करके यूरेशियन प्लेट यानी कि अंगारा लैंड से ये टकराती है, जिससे तैतीस सागर में जमा हुआ मलबा यानी कि अवसाद ऊपर उठ जाता है, जिससे हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके पूर्वी हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है, इसे म्यांमार में अराकान युमा के नाम से, पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से, अफगानिस्तान में हिंदुकुश के नाम से, और चीन में कुनलून के नाम से जाना जाता है। कुनलून का ही दक्षिणी विस्तार क्या है? कुनलून का दक्षिणी विस्तार भारत में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हो जाती हैं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर उसके बाद शिवालिक। चारों ये सारी श्रेणियां, जैसे कि कुनलून, ट्रांस हिमालय, हिमालय, सुलेमान और हिंदुकुश, ये सभी हिमालय के एक स्थान पर, इस स्थान पर आपस में मिलते हैं, जिससे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है। पर्वतीय गांठ का मतलब जहां पे चारों तरफ से पर्वत आकर के मिलते हो तो बीच में गांठ नुमा बन जाता है। तो इसी तरीके से एक गांठ का निर्माण जो है यहां पर भी हुआ है, और इसी को क्या कहा जाता है? पामीर की पठार कहा जाता है। पामीर का पठार, इसका क्या नाम है? पामीर का पठार। तो पामीर का पठार क्या है? हिमालय की तमाम श्रेणियां, हिंदुकुश, सुलेमान, कुनलून, हिमालय, ट्रांस हिमालय, इन सभी के मिलने से, एक स्थान पर मिलने से एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, जिसे पामीर का पठार कहा जाता है। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बनता है, वैसे हमने बोर्ड पर लिखा होगा कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था। मतलब काल की बात हम लोग करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि पेंजिया का विखंडन कार्बोनिक फेरस युग में हुआ, और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विखंडन जो हुआ है, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटा है, ये कब हुआ है? जुरेसिक युग में हुआ है। अगला सवाल बनता है कि हिमालय का निर्माण, अर्थात ये जो तैतीस सागर का उभार ऊपर की तरफ जो उठ रहा था, ये किस काल में हुआ है? इसको कहा जाता है सिनजोइक महाकल्प काल। हिमालय का निर्माण सिनजोइक महाकल्प काल में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखते जाइएगा। सिनजोइक महाकल्प काल में हिमालय का निर्माण हुआ है।
समय और आगे बढ़ता है, और उसके साथ हिमालय जब पर्वतीय रूप लेता है तो उसमें से तमाम नदियां जो हैं प्रवाहित होती हैं, और उन नदियों के द्वारा लाए गए जो कांप निक्षेप हैं अर्थात अवसाद हैं, वो तैथिस सागर का ये जो बचा हुआ भाग था, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, ये हिमालय हो गया, और ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है अर्थात ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ से अंदर की तरफ और इधर वाला ये सारा हिस्सा भी क्या है, जलमग्न है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस युग में हुआ है? प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। किससे हुआ है? हिमालय के द्वारा। वैसे मुख्य नदी इसमें अगर हम देखें तो हिमालय में मुख्य नदी कौन सी है? गंगा, और फिर उसके बाद गंगा की तमाम सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों में कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से भी निकल के गंगा में मिलती हैं, बाय यमुना होते हुए। तो इधर से भी और इधर से भी जो नदियां इस भाग में गिर रही हैं, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, इनके काप निक्षेपों से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। हिमालय के द्वारा जो नदियां इसमें गिर रही थी तैथिस सागर में, वो अपने साथ काप निक्षेप यानी कि अवसाद लेकर आ रही थी, उससे इस भाग को भर दिया गया, जिससे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। गंगा में इधर से जो नदियां मिल रही थी तो उनसे भी, और हिमालय की जो गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनसे भी, इस वाले भाग का उत्तर भारत के मैदान का विस्तार जो है यहां पर पंजाब से लेकर के और असम तक हुआ है। पंजाब से लेकर के असम तक में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। किस तरीके से? हिमालय द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा काट कर लाए गए काप निक्षेपों से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरीके से लिख लीजिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा काट कर लाए गए काप निक्षेपों से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। ठीक है। इसके बाद और कौन सा बचा? ये आपने देख लिया, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, हिमालय समझ में आ गया, हिमालय का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, फिर उत्तर भारत का मैदान का निर्माण भी किस तरीके से हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे जो तट हैं, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे जो तट हैं, इन तटों का निर्माण कैसे हुआ। ये जो गोंडवाना लैंड की चट्टान है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है, चूंकि ये कहां से टूट के आया था, अफ्रीका से टूट करके आया था, तो मुख्यतः ये टूटा हुआ भाग जो है, जब किसी ठोस चट्टान से टूटेगा, इस तरीके से अगर कोई ठोस चट्टान है जुड़ी हुई, और जब ये टूटेगा तो ये हिस्सा सपाट हो जाएगा, ये ऊंचा होगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो हिस्सा टूट करके आया था, अगर उसके उच्चावच की हम बात करें तो वो इस तरीके से था, और इधर का ढलान ऐसे होगा। महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे उठ जाता है, ठीक है ना। तो ये यहां से टूटा। जब कोई चीज टूटती है, अर्थात पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जब वो टूटेगा तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, पृथ्वी के तीन वो है ना, ये ऐसे करके 3 लेयर, ये कोर और ये है हमारा क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। और ये बीच में क्या है? आवरण। तो जब क्रस्ट टूटेगा, आवरण किस कंडीशन में है? लिक्विड फॉर्म में है, लावा की कंडीशन में है, तो लावा बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये जब बाहर निकलेगा तो ये दोनों तरफ फैलता जाएगा। यानी कि अगर कोई ये चट्टान है इस तरीके से, अगर ये सतह है, तो यहां से अगर ये आवरण टूटेगा, यानी क्रस्ट जब टूटेगा तो यहां से लावा निकलना शुरू होगा, और इस तरीके से दोनों तरफ फैलता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इसे? और जब ये टूट करके अलग होगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? ये जब ये टूट करके अलग होगा तो इसका आकार देखिए कैसा हो गया, ये आकार इस तरीके से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से इस वाले क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये यहां से, इस जगह से लेकर के और यहां तक का उच्चावच है, यानी कि ऊंची नीची जमीन। जब भारत को हम लोग ऐसे पट कर देंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा।
तो जो नदियां यहां से निकल रही हैं, समझ पा रहे हैं, जो नदियां यहां से निकलेंगी उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ये समुद्र में तट इसका भरता चला जाएगा और इस वाले तट का निर्माण हो जाएगा। तो सह्याद्री से, यहां पर क्या है, सह्याद्री पर्वत है, यहां पर क्या है, सह्याद्री, इसका क्या नाम है, सह्याद्री, सह्याद्री। तो सह्याद्री से, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री से जो नदियां निकल रही हैं, जो कि अरब सागर में गिर रही हैं, इन नदियों से पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण सह्याद्री से निकलने वाली जो नदियां जो अरब सागर में गिर रही हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए काप निक्षेपों से पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक इसी तरीके से जो नदियां यहां से, अर्थात सह्याद्री के पूरब से, सह्याद्री के पूर्व से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों से पूर्वी तट का निर्माण हुआ। ये क्या है, यह है आपका पूर्वी तटीय मैदान, इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, जो नदियां सह्याद्री के पूरब से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसादों से, अर्थात काप निक्षेपों के द्वारा इस पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ था। इन सारे हिस्सों के बारे में समझ में आ गया आपके। एक बचा है आपका अरावली के कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। अरावली के पश्चिमी हिस्से का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान का निर्माण अर्थात मरुस्थल है यहाँ पे, तो यह है मरुस्थल। इसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है, हिमालय से शुरुआत में, यानी कि हिमालय का जब निर्माण हुआ और जो नदियां इधर की तरफ बह रही थीं, इसी तरीके से हिमालय की कुछ नदियां अरब सागर में भी गिरती थीं, अर्थात वो इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी जो आज की डेट में रेगिस्तानी क्षेत्र है, अर्थात राजस्थान वाला जो क्षेत्र है। तो ये इधर की तरफ प्रवाहित हो रही थी। आप लोग सप्त सिंधु पढ़े होंगे, इतिहास में हम लोग इसको कभी पढ़ेंगे। तो सप्त संगम प्रसिद्ध इसको कहा जाता है, 7 नदियों का समूह। पंजाब को 5 नदियों का समूह कहा जाता है। तो ये तमाम नदियों का एक प्रवाह क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कालांतर में, कि जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय यहाँ से तमाम नदियाँ प्रवाहित होकर के आकर अरब सागर में गिर रही थी। हिमालय बनने की प्रक्रिया में था। जैसे जैसे उसमें भौगोलिक परिवर्तन हो रहे थे, वैसे वैसे वो नदियाँ या तो अपना रास्ता बदल दी या फिर उनका रिसोर्सेस बंद हो गया, और इस तरीके से सूखी हुई नदियों का जो क्षेत्र बना, वो जो मैदान बना, ये मरुस्थल हो गया, अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। इसके बाद यहां पर हमने बताया था कि हिमालय का विस्तार जो है, यानी पूर्वी हिमालय किधर की तरफ, पूर्वी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और नीचे आकर के वो बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। तो ये क्षेत्र तो पर्वतीय हो गया, इधर भी पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय यहां भी है और ये वाला क्षेत्र भी पर्वतीय हो जाता है। एक मैदान, यानी एक जो पर्वत है हमें, पठारी पर्वत, यहां पर मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिलांग। इसको बोला जाता है शिलांग का पठार। शिलांग के पठार पर मुख्यतः 3 पर्वत हैं, वैसे तो 5 हैं। शिलांग के पठार पर गारो खासी, जयंतिया, और असम में मिकिर और रेंगमा, इसी की चोटियां हैं, मिकिर और रेंगमा, और इसके अलावा गारो खासी, जयंतिया, ये तीनों यहां पर हैं। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, ये इस प्रायद्वीपीय भारत जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें थी, वही ऐसे था। ये प्रारंभ में ये यहां तक था, इस तरीके से। जब ये फोल्ड हो रहा था, उस समय ये हिस्सा जो है, ये फोल्ड होकर के नीचे चला गया। कौन सा हिस्सा, यहां से लेके यहां तक। यहां पर राजमहल है, यहां पर है राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां, और यहां पर गारो, यहां पर क्या है, गारो। तो राजमहल और गारो के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, जिसे जो आज की डेट में पश्चिम बंगाल है, ये नीचे चला गया। यही हिमालय के द्वारा जो नदियां तमाम प्रवाहित हो रही थीं, ये इस वाले क्षेत्र को भी उसी समय प्लेस्टोसीन युग में ही इसको भी बराबर कर दी, और ये भी एक समतल मैदान बन गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर ही रहा।
और इससे निर्मित हुआ शिलांग के पठार का। तो शिलांग का पठार यानी गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय भारत अर्थात गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ठीक से नोट कर लीजिएगा कि जो शिलांग का पठार है जिसका विस्तार भारत में असम और मेघालय, ज़्यादातर मेघालय और असम में हुआ है, मेघालय वाले हिस्से में गारो खासी जयंतिया इसकी 3 महत्वपूर्ण चोटियां हैं और असम वाले हिस्से में मिकिर और रिंगमा 2 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। किसकी? शिलांग के पठार पर। और ये सारा कुछ गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। तो ये वाला हिस्सा कैसे निर्मित हो रहा है? इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो मैदान है ना, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, और सामान्य सी बात है कि एक नदी जो कि यहाँ से निकल के आ रही है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा उसके द्वारा लाए गए काप निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हो रहा है जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण हिमालय से ही निकलने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए काप निक्षेपों के द्वारा किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि थोड़ा सा असम और बाकी अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा असम, ये बीच का जो मैदान है इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो इस वाले क्षेत्र का निर्माण भी इस ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण भारत का निर्माण किस तरीके से हुआ है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी आज की क्लास से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं एक हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ये बहुत जरूरी है। ब्लैंक मैप लेकर के जैसे हम मैप को भर रहे हैं उस तरीके से मैप को भरिए, इससे आपका भूगोल बहुत बेहतर हो जाएगा। और जब ये क्लासेस खत्म होंगे, ये क्रम और ये सीरीज खत्म होगा, तब आपके पास भूगोल इतना बेहतर तैयार हो चुका होगा कि आपकी परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं, आप हर सवाल का जवाब करके आएंगे। मैं भूगोल को परीक्षा की दृष्टि से, हर परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो यूपीपीएससी हो या मुख्य परीक्षाएं हो या एसएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, हर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कराने के बाद कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। एक संपूर्ण अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन और विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़िए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसकी सूचना, हर वीडियो की सूचना उन्हें समय से मिले। और किसी भी तरह के सुझाव अगर आपके मन में हो तो हमें जरूर दें, ताकि उसे अगले वीडियो में जोड़ा जाए, उस पर चर्चा किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।